खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगले 48 घंटे से तक प्रचार पर रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ। अगले 48 घंटे प्रचार, रैली, इंटरव्यू नहीं। रणदीप सुरजेवाला पर इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है। हेमा मालिनी जो कि यहां से उम्मीदवार है, 2 बार की सांसद है। 14 में उन्होंने हराया था जयंत चौधरी को, उसके बाद 19 में भी वो जीती थी यहां से, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने हेमा मालिनी को उतारा है। शाम 6 बजे से लागू होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला। 48 घंटे तक प्रचार पर रोक लग गई है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। कांग्रेस के महासचिव हैं और उन पर एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी आपकी सुधांशु जी, जिसके बाद मैं प्रियंका जी और सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाषाई मर्यादा की, निम्रता की पराकाष्ठा पिछले 16-17 वर्षों में हुई, जिसकी शुरुआत 2007 के गुजरात चुनावों से हुई थी, और अब वो इस सीमा तक है। हम रणदीप सुरजेवाला जी के लिए कहेंगे, हेमा मालिनी जी आयु में सोनिया गांधी जी के समकक्ष हैं। कम से कम उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी सीनियर महिला के लिए क्या ऐसी कोई बात करनी चाहिए थी। याद करिए, ऐश्वर्या राय के बारे में बोले थे, अरे भैया अमिताभ बच्चन आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी के बाल सखा रहे। तमाम फोटोएं हैं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमिताभ बच्चन के साथ हैं। अरे कुछ तो गरिमा का सम्मान करिए। सब खत्म। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी ने सहारनपुर से किसको टिकट दिया है? आज से नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही इमरान मसूद है। मोदी की पोटी बोटी काट डालूंगा। 2014 वहां से कब्र खुदेगी, मौत होगी, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये ध्यान रखना चाहिए, ये विषय हमारे और आपके चुनाव जीतने का नहीं है। मैं सारे लोगों से कहूंगा, ये पूरे राजनीतिक वर्ग की मर्यादा नीचे जाती है जब इस सीमा सुरेंद्र जी, चूंकि रणदीप सुरजेवाला पर कार्रवाई आज तक मैं विनम्रता से कहता हूं, हमने किसी नेता की, मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, हमने आज तक किसी नेता की मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगा दी थी, और प्रियंका जी को बता दूं, सारे विपक्ष ने जेल से रह के चुनाव लड़ा था और उसके बाद जीते थे। जॉर्ज फर्नांडिस 3,84,000 से जीते थे, जो उस जमाने तक हाईएस्ट विक्ट्री का रिकॉर्ड था। इसलिए अगर आप सच के साथ होते हैं तो जनता पूरी तरीके से आपके साथ वेंदु अधिकारी ने ममता दी पर क्या कहा था सुधांशु जी, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ी थी। नोटिस सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ उन्हें भी मिला था। तो तमाम पार्टियों में ये हालत है, लेकिन इतना अशोभनीय कि जिसको जुबान पर फिर से लाना भी नहीं, मैंने तो कहा सारे राजनीतिक वर्ग अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। 48 घंटे तक अब प्रचार नहीं कर पाए सुरजेवाला। कैन आई रिस्पॉन्ड? सुरेंद्र जी, 2 चीजें बड़ी। इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई को हम मानेंगे और उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे बहुत स्पष्ट रूप से। और कौन लोग हमें समझा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते। हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं, जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रज्ञा ठाकुर जो हेमंत करकरे को श्राप देकर के मार रही थी, उसमें क्या नाम, सुधांशु जी की जो है वो दही जम गई थी मुंह में। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तुरपणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कहने वाले लोगों से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है सुधांशु जी। पहले उस महिला को आप पार्टी से निकाल दीजिए, फिर हमें सीख दिया कीजिए। जवाब दे दूं? छोटा सा जवाब, फिर मैं प्रियंका जी। शायद सुरेंद्र राजपूत जी को याद नहीं होगा, उस वक्तव्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर माफी मांगी थी। मगर हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म मलेरिया है, हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस फाड़ देनी चाहिए। झूठ बोलने की बात नहीं, जाके सदन के रिकॉर्ड से चेक कर लीजिएगा। वो हमारी मंत्री थी साध्वी निरंजन ज्योति, उसके बयान के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। सदन के पटल पर पूरा हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म डेंगू है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इस पर तो कुछ नहीं बोले। वाह,
पूरे के पूरे धर्म समुदाय की ऐसी तैसी कर दी जाए, उसके ऊपर एक खेत का स्टेटमेंट अपने नेता का बता के जाइएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भाषा की मर्यादा सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये सबका दायित्व है। मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी छटपटाहट में उस सीमा तक चली जाती। फिर मुझे बता के जाइएगा सुरेंद्र राजपूत जी, जो बातें आपने कही, वर्ड कहा तो वर्ड ये यूज नहीं करना चाहिए था टीवी पर, फिर भी इसमें किसी का नाम नहीं लिया। पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मोदी के टुकड़े टुकड़े, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं है कि किसके लिए कहा गया है। एक बता के जाइएगा, हमने कभी आपके किसी नेता के लिए नाम लेके अनइक्विवोकली ऐसा शब्द बोला? प्रियंका जी ठीक है, मैं सुधांशु जी प्रियंका जी को शामिल करने दीजिए, अरविंद जी के पास भी। देखिए प्रियंका जी, देखिए दोनों सवालों पर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिवसेना की भी एक वक्त आइडियोलॉजी थी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, हिंदू धर्म का दशकों तक अपमान हुआ इस देश में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति हुई, ये बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। रही बात हमारे हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, हमने हमेशा कहा अपने देश को सर्वप्रिय रखो, सबसे ऊपर रखो, बाद में आता है आपका धर्म, बाद में आता है आपकी जाति। इन लोगों ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया है, जिस तरीके से पहले तो धर्म का इस्तेमाल कर फिर अपनी जातियों का इस्तेमाल कर जो ये काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक कहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती है हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूंगी। अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने जो रणदीप सुरजेवाला पे 48 घंटे का किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। उसी ब्रेथ में, सेम ही सांस में आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा ममता बनर्जी को, उनको एक वार्निंग देकर फटकार दिया, हटा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के चंद्रपुर के इनके कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या आपत्तिजनक बयानबाजी दी है एक बहन और भाई के संबंध को लेकर, और का एक ही पलंग पर लेते हैं कपड़े उतार कर। इस तरीके की भाषा में मुझे शर्मसार महसूस कर रही हूं ये बोलने में, पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है। और कार्रवाई में भी देखिए जिस तरीके के दो व्यवहार हैं। और प्लीज मैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी से कहूंगी, त्रिवेदी जी मैं आपके हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहूंगी कि अपनी ये वॉट अबाउटरी आप बंद करिए। वॉट अबाउटरी के चलते चलते आपने सरकार बनाई है, सरकार में बदलाव लाने का वादा किया था। भाषा की स्तर को गिराने का काम कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक पहुंची है, उसके जिम्मेदार विपक्ष ही नहीं है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की गाज गिरनी चाहिए, ज्यादा सत्ता पक्ष पे गिरनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास एजेंसीज हैं। तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पे आकर बैठकर वॉट अबाउटरी मत करिए। अगर हेमा मालिनी जी का अपमान हुआ है तो ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी और सेम सस्पेंशन होना चाहिए थे 48 आवर्स का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और उदाहरण ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। चुनाव आयोग पर एक बार फिर इसी कार्रवाई के साथ हमला हो गया। आपने सुना ही अरविंद वाजपेयी जी। देखिए विपक्ष का ये आरोप है कि कार्रवाई भी होती है तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी फायदा ज्यादा मिलता है तो सत्ता पक्ष को मिलता है। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है इस चुनाव में। ये सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। जो एक बात बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी होती है, मतलब उसके डिसीजन को भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो उसकी अपील डालिए ना, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मतलब आप ये तय करेंगे कि किसको क्या पनिशमेंट देनी है, किसको क्या पनिशमेंट नहीं देनी है, ये आपका अधिकार है क्या? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। हर अथॉरिटी को आप चैलेंज करेंगे, हर अथॉरिटी के इंटेंशंस पे डाउट करेंगे? अपने गिरेबान में झांकिए ना, सेल्फ रिस्ट्रेन की बात क्यों नहीं करेंगे?
अगर आप सेल्फ रिस्ट्रेन करेंगे तो दूसरा कंपेल हो जाएगा रिस्ट्रेन करने के लिए। बड़ा आसान होता आरोप लगाना। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड पे सेटिसाइड किए, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई डिफेक्ट पॉलिसी में है, और वो पॉलिसी पार्लियामेंट से आई थी, कोई किसी ने अपने घर में तो नहीं बना ली। अरुण जेटली साहब थे, फाइनेंस बिल के थ्रू लेके आए थे। इनसे जनता गुमराह हो नहीं रही है, ये बात तय है। राफेल उठाया, पेगासस उठाया, हिंडनबर्ग उठाया, अडानी उठाया, 2 मित्र उठाए, 20,000 करोड़ उठाए, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आ गए। अपने ही नुकसान कर रहे हैं। जनता साथ देने वाली है नहीं। 14 में यही हुआ, 19 में यही हुआ, और 10 साल हो गए, 24 में भी यही होने वाला है। कहां से कुछ प्रो इन्होंने बना के दिखा दिया किसी को? एक भी केस दिखा दिया? आज 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के आए के डिसीजन को हो गए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए? कैसी बातें करते हैं, गुमराह करते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी अपना काम कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, देश के विकास की बात कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग कहते हो जी 100% रिजल्ट नहीं आया। हम मानते हैं कि 100% नहीं आया, लेकिन 98% तो आ गया है, और जो 2 बचा हुआ है वो 24 में आ जाएगा, और 2047 तक का रोड मैप खींच के दे दिया है। ये होता है विश्वास। ये आप लोग भी, कांग्रेस 60 साल रही है, पंचवर्षीय योजनाएं आप भी बनाते थे। ये 25 साल की योजना बनाई जा रही है, 30 साल की। तो देश को अगर प्रगति में ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उस रास्ते पे काम करना होगा। आपकी गुमराह करने से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। आप गाली गलौज दीजिए, जो मर्जी दीजिए, सेल्फ रिस्ट्रेन करना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरे को कह सकते हो। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी संस्कारी पार्टी है। शिवसेना तो ज्यादा जानती है, वो तो उनके साथ ज्यादा रही है। शिवसेना को तो हमको कोई सलाह देने की जरूरत है नहीं, उनको ज्यादा मालूम। आपको तो ज्यादा मालूम है, आप तो सबसे ज्यादा उनके पार्टी साथ क्या रहे होता है हैं। अरविंद जी, जरा आप तो समझाइए। अभी भी कह रहे हैं जो वैसे हमारी इलेक्टोरल तो बॉन्ड वाला हिंदुत्व जो ग्राफिक्स है उसको निकाल के रखिएगा एक बार। एक प्रश्न मुझे सुरेंद्र जी से पूछना है, वो ग्राफिक्स निकाल के रखिए जो हमने डेटा बनाया है। लेकिन अरविंद जी, संस्कारी पार्टी का क्या डेफिनेशन है? हाँ, संस्कारी पार्टी का डेफिनेशन है। संस्कारी वर्ड, आप संस्कारी हैं। जितने हम लोग बैठे हैं सब संस्कारी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कभी नहीं कहा होगा किसी को गाली गलौज की भाषा में। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कभी नहीं कहा होगा, हमने कभी नहीं कहा होगा, और ऐसे ही सुरेंद्र राजपूत। ये संस्कार होते हैं। संस्कार की कीमत मुझे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन खामखा राजनीति के लिए गाली गलौज करना, वो संस्कार में नहीं आता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी के जिस लोग ने भी कहा है उसको कंडेम किया है, और इंटरनली एक्शन भी लिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए।